नमस्कार। माँ भगवती शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लास में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th के केमिस्ट्री के दूसरे अध्याय हमारे आसपास के पदार्थ पढ़ने जा रहे हैं। इससे पूर्व के क्लास में हम लोग पदार्थ के बारे में पढ़ चुके थे। पदार्थ किसे कहते हैं और पदार्थ के भौतिक गुण के बारे में। आज हम लोग एक नया पॉइंट के साथ पढ़ने आए हैं, जिसमें देखिए आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है विसरण। सबसे पहली चीज़ है जो विसरण किसे कहते हैं। पहले हम ये जानेंगे विसरण क्या होता है, विसरण किसे कहते हैं। कहता है दो या दो से अधिक पदार्थों के कणों को स्वतः मिलने की प्रक्रिया को विसरण कहते हैं। देखिए क्या होता है, दो अलग अलग पदार्थों के कण जब क्या होता है स्वतः मिल जाता है, अर्थात जो अपने आप स्वयं मिल जाता है, मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि क्या होता है, कभी कभी आप कुछ पदार्थ को मिलाना पड़ता है, जैसे पानी में चीनी को घोलना पड़ता है, सीमेंट में बालू को मिलाना पड़ता है, ये मिलाना पड़ा। लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जो स्वयं हो जाता है, उसे मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वैसा कहता है जो दो अलग अलग पदार्थों के कण जब स्वतः मिल जाता है, अर्थात अपने आप स्वयं मिल जाता है, उसे मिलाने की जरूरत नहीं पड़ता है, वह स्वयं मिल जाता है, वैसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, उस तरह की प्रक्रिया जो होती है, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देखिए क्या होता है, कभी कभी आप अपने घर में अगरबत्ती जलाते होंगे। तो जब आप अपने घर में अगरबत्ती जलाते होंगे, तो जब अगरबत्ती जलता होगा तो अगरबत्ती की खुशबू कहीं जल रहा है कहीं और, लेकिन आप कहीं और बैठे हुए हैं, कहीं और है, वहां तक खुशबू आ जाती है। तो जब अगरबत्ती जलती है तो अगरबत्ती का जो खुशबू है, सुगंध है, वह क्या होता है, वायु में मिल जाता है। उसे वायु में मिल जाता है, उसे मिलाना नहीं पड़ता। ऐसा नहीं होता है अगरबत्ती की खुशबू को आप वायु में मिला रहे हैं, ये जला के आप कहीं रख दिए, लेकिन उसकी खुशबू पूरे वायु में मिल जाती है, हवा में मिल जाती है, और क्या होती है, आपकी नाकों तक वह खुशबू आ जाती है। तो जब वह अगरबत्ती की खुशबू, सुगंध वायु में क्या हो गया, मिल गया, उसे मिलाना नहीं पड़ा, मिल गया। तो जब वायु में मिल जाता है तो वही प्रक्रिया क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। क्या कहलाता, विसरण कहलाता है। तो वही कह रहा है, यहाँ परिभाषा भी हम वही लिखे हैं, कहता है दो या दो से अधिक पदार्थों के कण। अब देखिए कल के क्लास में हम लोग चर्चा किए थे पदार्थ के कण के बारे में। हम बात किए थे पदार्थ कण के समान होता है। पदार्थ किसके समान होता है, कण के समान। तो पदार्थ कण के समान जो होता है, तो वही कण, एक पदार्थ का कण दूसरे पदार्थ के कण में जब स्वयं मिल जाता है तो वही प्रक्रिया क्या कहलाएगा, विसरण कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए लीजिए, अब क्या होता है, वायु एक पदार्थ है, और वह पदार्थ के कण में अगरबत्ती क्या है, एक पदार्थ है। अगरबत्ती की खुशबू, सुगंध जो है वह एक पदार्थ है। तो अगरबत्ती की खुशबू, अगरबत्ती के खुशबू की कण और वायु की खुशबू की कण जब दोनों मिल जाता है आपस में, तो वही मिलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। समझ में आ गया, आगे बढ़ गए। चलिए देखिए, कहता है गैसों में विसरण की क्रिया सबसे अधिक होती है। जब कोई गैसीय पदार्थ होता है तो गैसीय पदार्थों में विसरण की क्रिया बहुत तेजी से होता है। वही कहता है गैस में विसरण की क्रिया आज जो है वह क्या होता है, जो सबसे अधिक होता है। अब कोई भी चीज एक एग्जाम्पल के साथ समझिए। कहता है जब आप अगरबत्ती जलाते होंगे, तो अगरबत्ती जब नहीं जलती होगी
वह किस अवस्था में होगा? ठोस अवस्था में। तो जब आप कभी दुकान में अगरबत्ती खरीदने जाते हैं, कहे सुगंधित अगरबत्ती दीजिए, और जब दुकानदार आपको सुगंधित अगरबत्ती देता है तो अगरबत्ती को आपकी नाकों तक लाना पड़ता है उसके खुशबू को चेक करने के लिए। वास्तविक में यह अगरबत्ती दुकानदार जो हमें दिया है वह अगरबत्ती में सुगंध है या नहीं है, तो नाकों तक लाना पड़ता है। वही अगरबत्ती आप घर में जला देते हैं तो उसकी खुशबू आपकी नाकों तक चली आती है। अगरबत्ती जल रहा है कहीं और दूर में जल रहा है, लेकिन आपकी नाकों तक आ जाती है। वही अगरबत्ती जब आप दुकान में खरीदने गए थे तो उसके सुगंध को लेने के लिए आपके नाकों तक, उस अगरबत्ती को आप अपने नाक तक लाए थे, या अगरबत्ती के पास अपने नाक को ले गए थे, या अगरबत्ती को नाक तक लाया और या नाक को आप अगरबत्ती के पास ले जाना पड़ता, सूंघना पड़ता खुशबू है या नहीं है। और वही अगरबत्ती जब जलती है तो दूर से खुशबू आ जाती है। तो क्यों? वह अगरबत्ती जब जला तो अगरबत्ती के कण वायु में क्या हो गया? विसरण हो गया। क्योंकि हम जान रहे हैं जो गैसों में जो होता है, वायु में जब गैस में विसरण अधिक होता है, यानी जल रहा वहां यहां तक आ गया, क्यों? क्योंकि विसरण हुआ। कहता है जबकि द्रव में विसरण गैस से द्रव में विसरण की क्रिया गैस से कम होता है। कहता है द्रव में भी विसरण होता है, ऐसी बात नहीं है सिर्फ गैस में होता है, द्रव में भी विसरण होता है, लेकिन द्रव में जो विसरण की क्रिया होती है वह गैस के अपेक्षाकृत कम होता है। जितना अधिक गैस में विसरण होता है उसके अपेक्षाकृत द्रव में विसरण की क्रिया क्या होती है? कम होती है। तो वही कहता है जो द्रव में विसरण जो होता है वह गैस के अपेक्षा, यानी जितना गैस में होता है उसके अपेक्षाकृत क्या होता है? द्रव में विसरण की क्रिया कम होती है। यानी द्रव में भी विसरण होता है, लेकिन गैस में जितने अधिक होते हैं उसके अपेक्षाकृत द्रव में विसरण की क्रिया क्या होती है? कम होती है। और कहता है आज जो ठोस में ये सबसे कम विसरण होता है। और यदि कोई ठोस पदार्थ है तो उसमें विसरण होता है, लेकिन उसमें सबसे कम होता है। जैसे कि मान लिया जाए, अभी आपको बताए जो, या आप कभी कभी अपने घर में यूज करते होंगे, उपयोग करते होंगे, धूप पूजा उजा करने के लिए वह सरर का उपयोग करते होंगे। देखिएगा आप कभी जाइएगा, खास करके जहाँ धार्मिक स्थान होगा उस स्थान पे वहाँ पूजा की सामग्री जहाँ बिकती होगी, या कई सारे ऐसे दुकान होंगे जिसके दुकान में पूजा की सामग्री बिकता होगा, और पूजा की जब सामग्री बिकता होगा तो वहाँ सरर मिलता है, एक लकड़ी के तरह छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके बनाया रहता है। और वह जब सरर, वह किस अवस्था में? ठोस अवस्था में। और उस सरर खरीदने जब आप जाते होंगे तो सरर को क्या करता है, आप सरर के पास जाके उसकी खुशबू को सूंघना पड़ता है, सुगंधित है कि नहीं है, नहीं। वही सरर को जब क्या करते हैं, आप आग में जब जलाते हैं तो जलाने के बाद उसके कण क्या होता है? वायु में मिलता है, और जल रहा दूर में आपकी नाकों तक खुशबू आ जाती है। और वही सरर पहले वह ठोस अवस्था में जब था तो उसको हम क्या करते थे, उसकी सुगंध को लेने के लिए हमको उसके पास जाना पड़ता था। किसके पास? तो वही सरर के पास। तो वही कहता है जो गैस में, इससे यह एग्जाम्पल से, इस उदाहरण से यह स्पष्ट होता है, यह जानकारी मिलती है। क्योंकि जहां तक हम आपको सरर के बारे में बताएं, आप लोग घर में यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। हर व्यक्ति घर में ये पूजा पाठ के लिए, ये जो कोई भी ऐसे धार्मिक कार्यों के लिए हम लोग अगरबत्ती, सरर जैसे ये वस्तुओं का उपयोग करते हैं, पदार्थों का उपयोग करते हैं। तो सरर अगरबत्ती ये ठोस अवस्था में होता है, जब जलता है तो वह गैसीय अवस्था में होता है। वही ठोस की सुगंध लेने के लिए उसके पास जाना पड़ता था, वही जब गैसीय अवस्था में बदल गया तो उसकी सुगंध हमारी नाकों तक खुद ब खुद चली आई। तो इससे यह स्पष्ट होता है, इससे यह अब साबित होता है, इससे इस बात की जानकारी, इससे इस बात की पुष्टि हो जाती है जो गैस में विसरण
सबसे अधिक होता है, उसके अपेक्षाकृत द्रव में विसरण गैस के अपेक्षाकृत कम और ठोस में विसरण सबसे कम होता है। कभी कभी आप क्या करते होंगे, आपके कोई लकड़ी सुगंधित हो, जैसे चंदन की लकड़ी, वह सुगंधित होता है। जैसे कि मान लिया जाए आप और कोई सारे ईंट वगैरह वगैरह जो भी ठोस पदार्थ, उसकी सुगंध यदि आपको लेना होता है तो उसके पास जाना पड़ता है, उसके पास जा करके उसका सुगंध लेना पड़ता है। लेकिन वही यदि लकड़ी को या वही गैसीय अवस्था में वो ठोस पदार्थ बदल जाते हैं तो उसका सुगंध जो है वह क्या होती है, हमारी नाकों तक चली जाती है, पहुंच जाती है हम तक। क्यों? क्योंकि वह गैसीय अवस्था में होता है, विसरण अपने आप स्वतः मिलने लगता है और उसकी खुशबू दूर दूर तक चली जाती है। कहता है ताप बढ़ने पर विसरण की क्रिया तेजी से होती है। जैसे कि मान लिया जाए आपके यहाँ कभी कभी खाना बनता होगा तो गर्म खाने की खुशबू दूर से आ जाती होगी, क्योंकि जब कोई भी गर्म खाना बनता है, कोई भी खाना जब मसालादार भोज्य पदार्थ बनता है तो मसालेदार भोज्य पदार्थ की खुशबू जो है वह दूर से आ जाती है। जैसे कि आप देखे होंगे आपके घर में किसी नॉन वेज बनता होगा या आपके अगल बगल में कहीं नॉन वेज बनता होगा तो उस खाने की खुशबू जो है वह आप तक आ जाती होगी, जबकि वही खाना जब वह ठंडा हो जाता होगा तो उसके खुशबू लेने के लिए आपको उस भोजन के पास जाना पड़ता होगा, भोज्य पदार्थ के पास जाना पड़ता होगा। लेकिन जिस समय में वह क्या होगा, गर्म होगा, यानी गर्म खाने की खुशबू दूर से आ जाती है। इसका मतलब है ताप बढ़ने पर विसरण की क्रिया तेजी से होती है। जैसे ही उसका ताप बढ़ता है, जब ताप बढ़ जाता है तो उस भोजन की सुगंध, भोजन की खुशबू क्या हो जाती है, तेजी से होने लगता है, यानी बन रहा वहां यहां तक खुशबू आ जाती है। तो वही कहता है ताप बढ़ने पर विसरण की क्रिया क्या हो जाता है, तेजी से हो जाता है। समझ गए बच्चों? अगला पॉइंट कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कहता है पदार्थ की अवस्थाएं। आप नीचे के भी क्लास में पढ़े होंगे पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। अभी कुछ दिन पहले पदार्थ की 2 अवस्थाओं के बारे में और जानकारी प्राप्त हुआ है, लेकिन इसका पूर्णतः इस पर अभी रिसर्च चल रहा है, इस पर और पूरी डीप में गहराई से इसकी जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। लेकिन यह पदार्थ के 2 अवस्था में यानी और जोड़ दिया गया है, जिसको पदार्थ की 4थी अवस्था, जिसे प्लाज्मा, और 5वीं अवस्था बीईसी कहते हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत हम प्लाज्मा और बीईसी के ये भी बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम लोग जानते हैं पदार्थ की अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस, जो कि आप नीचे के क्लास में भी ठोस, द्रव, गैस के बारे में पढ़े होंगे। आज हम लोग सबसे पहली बात करते हैं जो यह ठोस पर कहता है, ठोस जिसको हम लोग कहते हैं सॉलिड। अब देखिए कहता है ठोस किसको कहते हैं, कहता है वैसा पदार्थ जिसका आकार तथा आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है, उसे हम ठोस कहते हैं। यानी जिस पदार्थ का आकार और आयतन, आकार भी और आयतन भी निश्चित होता है। जैसे कि मान लिया जाए यह एक मार्कर है, इस मार्कर की आकार देखिए क्या निश्चित है, ऐसा तो नहीं ऐसे मुट्ठी में हम बांध दिए ये मुट्ठी आकृति की हो गई। अभी हम यहाँ रख देंगे तो जिस वस्तु स्थान पर रखेंगे उस तरह की इसकी आकृति होगी नहीं, इसका आकार निश्चित है। आप जहां भी रख दीजिएगा इसका आकार क्या होगा, निश्चित होगा। ये ठोस है और ठोस का आकार जो है हर स्थान पर क्या होगा, निश्चित होगा। कहता आयतन भी निश्चित होगा। यदि हम इसे कहीं प्राकृतिक में रख दे तो यह जितना स्थान लेने का हर जगह उतना ही स्थान लेगा, उतना ही स्थान छेकेगा। जैसे कि मान लिया जाए अभी हम क्या किए हैं, इसको यहाँ हथेली पे खड़ा किए, हथेली पे रखे हैं, तो हथेली पे ऐसे रख देते तो यहाँ स्थान हथेली को छेक रहा है, या वायुमंडल में इसे खड़े कर देते हैं तो प्राकृतिक में यह क्या करता है, यहाँ चारों तरफ हवा भरी हुई है, हवा में ये मारकर अपना इतना स्थान छेक रहा है।
तो वही कहता है इसका आकार भी निश्चित है और आयतन भी निश्चित है। तो वही कहता है इसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। यानी कि वैसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों क्या होगा, निश्चित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। जैसे किताब हो गया, आपको आपके जो पढ़ रहे हैं, देखिए आपके पास बुक होगा, उसका क्या है, आकार निश्चित है। ऐसा नहीं है जो आप रूम से क्लास, आप अपने घर से जब किताब कॉपी लेकर के आते हैं, इस क्लासरूम में बैठते हैं, यहाँ डेस्क बेंच होता है, डेस्क पे जब आप किताब रखते हैं तो किताब की आकृति डेस्क की तरह होता है, नहीं होता। किताब की आकृति डेस्क की तरह होता है, नहीं होता। यानी कहता है ईट का देखे होंगे, उसका भी क्या होती है, आकृति निश्चित होती है। आप जो जिस ईट से आपका घर बना होगा, भवन बना होगा, वह ईट की भी देखिएगा आकृति क्या होती है, निश्चित होती है, आयतन निश्चित होती है, लोहा, नमक, स्पंज इत्यादि। अब देखिए यहां एक बड़ी रोचक बात है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कहता है हम अभी आपने परिभाषा में हमने आपको बताया जो आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, जबकि नमक और स्पंज एक ऐसे ठोस पदार्थ है ठोस पदार्थ, लेकिन इसका क्या होता है, आकार बदल जाता है। अब कहिएगा सर जब इसका आकार बदल जाता है तो ये ठोस कैसे है? तो कहता है अब आकार जो है वह किसका बदलता है, द्रव का बदलता है। द्रव पदार्थ जो होते हैं उसका आकार अनिश्चित होता है, यानी द्रव को आप जिस बर्तन में रखिएगा उसी तरह की आकृति हो जाती है, जबकि ठोस का आकार निश्चित होता है। और आप ले लीजिए किसको, नमक और स्पंज को, इसका आकार बदल जाता है। जैसे कैसे आकार बदल जाता है, कभी कभी आप देखे होंगे जो आपके घर में क्या होगा, सोफा होगा, गद्दा होगा, उस सोफे और गद्दे में उनके जो सीट होगा, उन सीट में स्पंज लगा होता, और वो स्पंज को क्या करते हैं, जब वह फुला हुआ रहता और दबा देते तो पचक जाता, उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता। आप क्या करते हैं, आप साइकिल पे चढ़ते होंगे, साइकिल के सीट में स्पंज रहता है, बाइक के सीट में स्पंज रहता है, बस के सीट में स्पंज रहता है। जो भी वाहन होती है उन वाहनों में, ऑटोमोबाइल जो भी होती है उसके जो सीट होती है, सभी सीट में क्या होता है, स्पंज होता है, और उसकी आकृति क्या हो जाती, बदल जाती। देखिए उसकी आकृति बदल रही है, क्यों बदल रही है, उस पर बाहरी बल लगाना पड़ता है। जब किसी वस्तु की आकृति जब बदलती है तो आकृति कब बदलता है, जब उस पर क्या किया जाता है, फोर्स लगाया जाता है, उस पर बल लगाया जाता है। तो बल लगाने के कारण स्पंज और नमक जैसे ठोस पदार्थ की आकृति बदल जाती है। किसके कारण बदलता है, बल लगाने से। बल लगाने के कारण जो है स्पंज जो होता है उसको हाथ में मुट्ठी में लीजिए, बंद कर दीजिए, ऐसे मुट्ठी में, मुट्ठी की तरह आकृति हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, आप इस पर बल लगाए और बल लगाने के कारण इसकी आकृति में क्या हो गया, परिवर्तन हुआ। लेकिन जब वह स्वतंत्र रहता है तो उसकी आकृति निश्चित होती है, यह एक ठोस है, और उस पर बाहरी बल लगाया जाता है तब उसकी आकृति में क्या होती है, परिवर्तन होता है। तो इसका यह याद रखिएगा, यह आपका एग्जाम जो होता है उसमें कई बार कंपटीशन के एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछ देता है, बच्चों का दिमाग थोड़ा सा डाइवर्ट करने के लिए। एक उसमें पूछ देता है जो नमक क्या है, ठोस पदार्थ है, द्रव है या गैस है, जबकि नमक की को किसी बर्तन में रखते हैं तो उस बर्तन आकार की हो जाती है। तो यह ठोस है, यह द्रव है, गैस है। याद रखिएगा नमक और स्पंज ये दोनों ठोस ही है, और इसकी आकृति कब बदलती है, जब इस पर बाहरी बल लगाया जाता है। जब इस पर बाहरी बल लगाता है तब इसकी आकृति में परिवर्तन होता है। समझ में आ गया बच्चों? अगला पॉइंट बढ़ जाते हैं। देखिए द्रव, अब देखिए द्रव किसको कहते हैं, कहता है वैसा पदार्थ जिसका आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है उसे द्रव कहते हैं। अब देखिए द्रव वैसे पदार्थ को कहते हैं जिसका आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। जैसे कि आप अपने पड़ोस में कभी कभी दूध लेने के लिए जाते होंगे,
और जब दूध लाने जाते होंगे तो वह जब दूध देता होगा, आप उस दूध को बोतल में लाते होंगे, और उस दूध को बोतल में जब लाते होंगे तो आप अपने घर में सस्पेन में उस दूध को डाल देते हैं। बोतल में लाए तो बोतल आकृति का था, वह दूध की आकार आकृति जो थी वह क्या था, बोतल के समान था, और उस दूध को ला करके सस्पेन में डाल दिए, वह सस्पेन आकृति की हो गई। आप किसी कढ़ाई में डाल देते हैं तो कढ़ाई आकृति की हो जाती है, और उस दूध को जब आप ग्लास में ले लेते हैं तो वह ग्लास आकृति की हो जाती है। क्या वह दूध की आकृति कोई निश्चित हुआ? कोई निश्चित नहीं। जिस बर्तन में रखते हैं उस बर्तन के समान उसकी क्या हो जाती है, आकृति हो जाती है। तो वही कहता है इसका आकार अनिश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। यदि आपका यह जितना स्थान छेकने का होता है यह प्राकृतिक में, उतना स्थान वो छेकबे करेगा। किसी बर्तन में दे दीजिएगा तो वह सभी बर्तन में उतना ही स्थान छेकेगा, यह स्थान ऐसा नहीं है कम छेक लेगा। तो वही कहता है इसका आकार अनिश्चित और आयतन क्या हो, निश्चित हो, उसे हम क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं, उसे हम लिक्विड कहते हैं। जैसे कि आपको पानी हो गया, तेल हो गया, दूध हो गया, केरोसिन तेल हो गया इत्यादि, ये सभी का जो है वह क्या होता है, आकृति अनिश्चित होती है, आयतन जो होता है वह क्या होता है, निश्चित होता है। समझ गए बच्चों? आगे बढ़ जाए। चलिए अगला पॉइंट देखिए, कहता है गैस। अब गैस किसको कहते हैं? तो कहता है वैसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित है। ना तो आकार निश्चित है और ना ही आयतन निश्चित है, उसे हम क्या कहेंगे, गैस कहेंगे। क्या कहेंगे? गैस कहेंगे। तो वैसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो उसे हम क्या कहते हैं, गैस कहते थे। जिस पदार्थ का आकार और आयतन, आकार भी और आयतन भी, ना तो इसका आकार निश्चित होगा ना इसकी आयतन निश्चित होगी, तो वैसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होगा उसे हम क्या कहेंगे, गैस कहेंगे। उसको क्या कहेंगे हम, गैस कहेंगे। जिस पदार्थ का ना तो आकार निश्चित है और ना ही आयतन निश्चित है वैसे पदार्थ को हम गैस कहेंगे। जैसे कि आपको धुआं हो गया, जैसे कि आपको ऑक्सीजन गैस हो गया, वायु हो गया इत्यादि, ये सभी का आकार निश्चित, आकार और आयतन दोनों में कोई निश्चित नहीं होता। तो जिस पदार्थ का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होगा वैसे पदार्थ को आप क्या कहिएगा, गैस कहेंगे। चलिए यहां तक तो सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे देखिए क्या कहता है, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन में परिवर्तन। अब जब पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है तो जब किसी पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन होता है, तो अवस्था में जब परिवर्तन होता है तो अवस्था में परिवर्तन होने का कोनो न कोनो कारण होगा। जिसके कारण पदार्थ की अवस्था में क्या होता होगा, परिवर्तन हो जाता होगा, नहीं है कि नहीं? यदि कहता है पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन होता है, तो जब पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन होता है तो परिवर्तन होने के लिए कोनो न कोनो, कोई ना कोई क्या होगा, कारण होगा। जैसे कि मान लिया जाए कभी कभी क्या होता है, आपको कहते बुखार लग गया। क्यों बुखार लग गया? बुखार क्यों लगा? बुखार लगने का कोनो न कोनो कारण तो होगा। हाँ, क्या कारण था? तेज धूप में हम गए थे और तेज धूप से हम आए, क्या कर लिए, स्नान कर लिए, जिसके कारण से शरद और गर्म के कारण आपके शरीर के तापमान में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, आप जिसके कारण से आपको बुखार लग गया। तो ठीक उसी प्रकार से जब पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन होता है, तो पदार्थ के जब अवस्था में परिवर्तन होता है तो अवस्था में परिवर्तन होने के लिए कोई ना कोई कारण है। वह कारण क्या है उसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे। कहता है जो पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए निम्नलिखित दो प्रकार उत्तरदायी होता है। और जब पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन होता है तो पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन होने के लिए दो कारक हैं, जिन कारकों के कारण पदार्थ की अवस्था में क्या होता है, परिवर्तन होता है। नहीं, अब कौन कौन कारण है उसके बारे में जानते हैं। कहता तापमान, टेम्परेचर, दूसरा दाब, प्रेशर,
कहता है तापमान जो है वह पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन ला देता, और कहता है दाब जो है यह दोनों, ताप और दाब जो है यह पदार्थ की अवस्था में क्या करता है, परिवर्तन ला देता। क्या करता है, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, कहता है तापमान, कहता है पदार्थ की अवस्था परिवर्तन, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए ताप की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कहता है पदार्थ के जब अवस्था में परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, जैसे कि ठोस है, ठोस से द्रव हो जाता है, द्रव से गैस हो जाता है, गैस से फिर द्रव हो जाता है, द्रव से फिर ठोस हो जाता है, तो ये अवस्था में क्या होगा, परिवर्तन हो रहा। तो जब पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है तो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होने के लिए उसमें यानी ठोस द्रव गैस, ठोस से द्रव, द्रव से गैस, ये जो अवस्था बदल रही है, तो अवस्था परिवर्तन में ताप की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, टेम्परेचर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वह कैसे होता है, चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल के मदद से, एग्जाम्पल के सहारे से समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए क्या कहता है, ठोस है, बर्फ जो है वह किस अवस्था में होता है, आप बर्फ खाते होंगे, कभी कभी आपके यहाँ बर्फ बेचने वाला होता होगा, और बर्फ जो होता है वह किस अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में। कहता है बर्फ ठोस अवस्था में रहता है, और जब इसको गर्म किया जाएगा, बर्फ को जब आप गर्म कीजिएगा तो वह क्या बन जाएगा, द्रव बन जाएगा, वह यानी क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। और जब फिर द्रव को आप गर्म कीजिएगा तो वह क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा, अर्थात वह जलवाष्प बन जाएगा, वाष्प बन जाएगा। और जब वाष्प को आप फिर ठंडा कीजिएगा तो वह फिर क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा, यानी कि द्रव बन जाएगा। और फिर द्रव को जब आप ठंडा कीजिएगा तो फिर वह ठोस अवस्था में बर्फ बन जाएगा। यहां क्या किए, ताप को बढ़ाए और ताप को घटाए, यानी तापमान को, टेम्परेचर में वृद्धि किए और टेम्परेचर को घटाए, तो तापमान को बढ़ाने घटाने से इसकी अवस्था में क्या हो रही है, परिवर्तन हो रहा। ताप बढ़ाए, ठोस का ताप बढ़ाए तो क्या हो गया, द्रव, द्रव के ताप को बढ़ाए तो गैस हो गया, गैस के ताप को घटा दिए तो द्रव बन गया, द्रव के ताप को घटा दिए तो ठोस बन गया। यानी कि बर्फ के ताप को बढ़ा दिए तो पानी बन गया, पानी के ताप को बढ़ा दिए तो वह क्या बन गया, जलवाष्प बन गया, और जलवाष्प के ताप को घटा दिए तो पानी बन गया, और पानी के ताप को फिर क्या कर दिए और घटा दिए तो वह क्या बन गया, ठोस बन गया, यानी कि बर्फ बन गया। तो वह होता है तापमान में परिवर्तन हो रहा, यहां बढ़ा बढ़ा बढ़ा, यहां घटा घटा घटा, इधर बढ़ा दिए इधर घटा दिए, एक बार बढ़ाए तो देखिए अवस्था में परिवर्तन, घटाए तो फिर अवस्था में परिवर्तन। तो तापमान को घटाने बढ़ाने से पदार्थ की अवस्था में क्या होती है, परिवर्तन होता है। समझ में आ रहा है ना बच्चों। तो पदार्थ, ताप को घटाने और बढ़ाने से पदार्थ की क्या हो रही है, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। यहां तक तो समझ में आ गया होगा, क्यों कैसे हुआ। तो हम जब बढ़ाएं तो देखिए, ठोस को बढ़ाए तो द्रव हुआ, द्रव को बढ़ाए तो गैस हो गया, गैस को घटाए तो फिर द्रव हो गया, द्रव को घटाए तो फिर ठोस हो गया। यानी ताप को बढ़ाए घटाए, घटाने बढ़ाने से उसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। समझ में आ गया बच्चों, आगे बढ़ जाए। चलिए अगला पॉइंट देखिए, ध्यान दीजिएगा। अब कहता है दाब। दाब क्या होता है, कहता है जो पदार्थ की अवस्था परिवर्तन में दाब की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, दाब की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नहीं, कहता है जब पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन होता है, जिस तरह से अभी ताप में हम दिखाए हैं, जो यानी ताप में बढ़ाने घटाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हुआ, ठीक उसी प्रकार से ये दाब के ताप को घटाएं और बढ़ाएंगे, दाब को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे और घटाएंगे। बढ़ाने घटाने से भी उसकी अवस्था में क्या होती है, परिवर्तन होता है। तो वही कहता है पदार्थ की अवस्था परिवर्तन में ये भी दाब की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन होता है, अवस्था में बदलाव होता है, तो उसमें भी दाब की क्या होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इसको भी हम एक एग्जांपल से समझने का प्रयास करेंगे। कहता है यदि किसी गैसीय पदार्थ के दाब को बढ़ाकर ताप को घटाया जाता है,
तो जब किसी गैस पदार्थ को, जब कोई गैसीय पदार्थों को क्या किया जाता है, जो गैसीय पदार्थों के दाब को बढ़ाया जाता है, यानी प्रेशर बढ़ा देते हैं, दाब को बढ़ाए और ताप को घटा दिए, यानी इधर से दाब को बढ़ा रहे हैं और ताप को घटा रहे हैं। जब दाब को बढ़ाएंगे ताप को घटाएंगे तो वह किस अवस्था में कहता, तो वह द्रव अवस्था में बदल जाता है। तो वह नहीं कहने का तात्पर्य है, जब किसी गैसीय पदार्थ, जब कोई गैस होगा तो गैस के क्या करेंगे, दाब को बढ़ा देंगे, किसी गैस के दाब को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, दाब को बढ़ाएंगे और ताप को घटा देंगे। तो जब दाब को बढ़ाया जाता है, ताप को घटाया जाता है, तो वह गैसीय पदार्थ किस अवस्था में बदल जाता है, तो द्रव अवस्था में बदल जाता है। ध्यान दीजिए, यह एक गैस है, गैस के दाब को हम क्या कर दिए, ये बढ़ाने पर कहता है दाब को बढ़ाए और ताप को घटाए तो कौन चीज में बदल गया, द्रव में बदल गया। जब एलपीजी गैस आप लोग घर में यूज करते होंगे, वही एलपीजी गैस को हम क्या करते हैं, जो गैस होता है, एलपीजी का गैस जो होता है, उसको क्या किया जाता है, जो उसके दाब को बढ़ाया जाता है। जो आप सिलेंडर में उपयोग करते हैं तो उसको क्या किया जाता है, दाब को उसके दाब को बढ़ा दिया जाता है। जब दाब को बढ़ाया जाता है और ताप को घटाया जाता है, वह होता गैस है लेकिन बदल जाता है किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, द्रव में बदल जाता है। आप देखे होंगे, आप कभी कभी घर में लाते होंगे, यूज करते होंगे, कौन चीज, सिलेंडर में गैस होता होगा, हिलाइएगा तो लगेगा कि पानी की तरह उस सिलेंडर में नहीं लगता है ना, पानी की तरह है। वही पानी नहीं, वह गैस है, लेकिन उसको क्या किया गया, उन गैसों को उच्च दाब और निम्न ताप पर उसे लिक्विड फॉर्म में, द्रव में बदल लिया। कहता वही कह रहा है, गैस के दाब को बढ़ाया और ताप को घटाया, बदल गया कौन चीज में, द्रव में बदल गया। फिर वही सिलेंडर के रेगुलेटर को जैसे खोलिएगा तो वह क्या होता है, उसका दाब घट जाता है। सिलेंडर में तो कोच के भर दिया जाता, नहीं भर दिया जाता, सिलेंडर में एकदम ठूस के भर दिया जाता, यानी कि उसके ताप को जब ताप को घटाया जाता है, दाब को बढ़ा करके एकदम पूरा कोच के यानी ठूस के उसमें भरा रहता। अब भर दिया जाता है तो लिक्विड फॉर्म में रहता है। और जैसे ही उसके दाब को घटाइएगा और सिलेंडर का रेगुलेटर खोलिएगा तो वह रेगुलेटर खोलिएगा तो फिर वह किस रूप में हो जाएगा, गैस के रूप में बदल जाता। नहीं, सिलेंडर से जो गैस निकलती है, गैस निकलता है कि पानी, गैस निकलता है जी, तो वह गैस के रूप में बदल जाता है। क्यों गैस के रूप में, जब दवा उच्च दाब पर और निम्न ताप पर दबा करके तो उसे लिक्विड बना लिया गया था, लेकिन जब क्या किया जाता है, दाब को घटाया जाता है, दाब को घट जाता है और ताप बढ़ जाता है। जैसे सिलेंडर से निकलता है उसका दाब घट जाता है, ताप बढ़ जाता है, तो फिर वह गैस के रूप में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। समझ में आ गया बच्चों? आज के क्लास में यहीं तक, फिर हम अगले दिन मिलेंगे।